एक सवाल है बरसों पुराना, धार जैसा तीखा। सुबह की चाय के प्याले में उतनी भाप नहीं होती जितनी से एक सवाल में है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में आम आदमी की जान आखिर कितने रुपए की होती है। हाल ही में पूर्व न्यूज एंकर शुभंकर मिश्रा जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो जारी किया जिसका थंबनेल था 4 लाख करोड़ का खेल, बीमार मतलब बर्बादी। 24 मिनट के इस वीडियो में भारत के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर्स और अस्पतालों की एक ऐसी खौफनाक तस्वीर खींची गई जिसे देखने के बाद किसी भी आम नागरिक का गुस्सा उबलना लाजमी है। तो आज हम भी निकलते हैं इस सवाल का पीछा करने, मगर जल्दीबाजी में नहीं, कदम कदम ठहर ठहर कर। हाथ में तराजू होगी और उस तराजू के दोनों पलड़ों पर सिर्फ कागज रखे जाएंगे, कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं। शुभंकर जी, आपने जो 3 दर्द गिनाए, अस्पताल में बेड की कमी, मरीज की जेब पर बढ़ता बोझ और बिलिंग की उस धुंध भरी दुनिया में मरीज का भटकना, ये तीनों दर्द झूठे नहीं हैं। इन तीनों पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कोई शक नहीं। लेकिन इसके आगे की जो कहानी आपने बुनी, उस कहानी के हर मोड़ पर आज हम फिर से चलेंगे। हर पत्थर को उठाकर, हर परत को खोलकर देखेंगे कि उसके नीचे का सच का कौन सा रंग छुपा है। आपने दावा किया कि मान लीजिए अगर आपने सरकारी में कोई चीज इलाज करवाया और आपका 4,452 रुपया खर्चा हुआ, तो वही प्राइवेट अस्पताल में 31,845 रुपया खर्चा होगा। ये सरकार का आंकड़ा है। ये आंकड़ा असल में इलाज की कुल लागत है ही नहीं, बल्कि यह वह राशि है जो एक मरीज ने अपनी जेब से सीधी भरी है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की तनख्वाह, विशाल इमारतें, बिजली और करोड़ों की मशीन, सबका खर्च देश की जनता पहले ही अपने टैक्स के माध्यम से चुका चुकी होती है। मरीज तो सिर्फ बचा हुआ छोटा सा हिस्सा भरता है। इसके विपरीत निजी अस्पताल की जमीनी सच्चाई यह है कि वहाँ सरकार की तरफ से 1 रुपए की भी छूट या सब्सिडी नहीं मिलती। अस्पताल की जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से लेकर कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल, दर्जनों एनओसी व लाइसेंसेस और पूरे स्टाफ की सैलरी, हर एक खर्च डॉक्टर को खुद उठाना पड़ता है। करोड़ों की मेडिकल मशीनों की खरीद, उनका भारी भरकम एएमसी मेंटेनेंस और उपकरणों की लागत मिलाकर एक भारी भरकम परिचालन खर्च बनता है जो अंततः मरीज के कुल बिलिंग का हिस्सा बनता है। शुभंकर जी ने कहा, भारत 195 देशों में 145वें नंबर पर है और उस लिस्ट में बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। यह आंकड़ा सही है पर पूरा नहीं बताया गया। ये लैंसेट की ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी से आया जिसका डेटा 2016 का है। प्रकाशन मई 2018 में हुआ था, यानी 2026 तक ठीक 10 साल पुराना डेटा। और उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि भारत का स्कोर 1990 के 24.7 से सुधरकर 2016 में 41.2 तक पहुंच चुका था। यह हिस्सा वीडियो में नहीं दिखाया गया। इससे भी बड़ी बात, इस डेटा का एक नया अपडेट भी आ चुका है जो 2019 तक के आंकड़े इस्तेमाल करता है। दिसंबर 2022 में प्रकाशित हुआ, वो भी नजरअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी बात, 2018 के बाद यानी जिस साल की तस्वीर दिखाई गई उसी साल आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ जो आज 55 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देता है। एम्स की संख्या 8 से 23 हो गई, एमबीबीएस सीटें 2.5 गुना बढ़ गई। 8 लाख आबादी वाले भूटान के 10 साल पुराने आंकड़े को 140 करोड़ के भारत पर थोपना यह जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं है। शुभंकर जी, आपने OOPE यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, गरीबी में धकेले गए लोगों की संख्या और प्रतिशत के आंकड़े पूरे वीडियो में जगह जगह बिखेर दिए। कभी 10 करोड़, कभी 5.5 करोड़, कभी 43%, कभी दशक का सबसे खतरनाक ट्रेंड। अलग अलग सुनने में ये सब डरावने लगते हैं, पर जब इन्हें एक साथ रखकर देखा जाए तो एक उलझा हुआ अधूरा चित्र बनता है। तो पहले साफ कर दे कि असल में आपने क्या क्या छुपाया। पहला, पुरानी जड़ नई तारीख की तरह पेश। 10 करोड़ और 5.5 करोड़ के आंकड़े झूठे नहीं है, पर इनकी जड़ पुरानी है। 5.5 करोड़ वाला आंकड़ा 2011-12 के सर्वे से निकला, आज से 14 साल पुराना। 10 करोड़ वाला नीति आयोग का आंकड़ा 2021 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद दोबारा नहीं नापा गया। दोनों ही हर साल की गिनती नहीं है, एक सर्वे के नमूने से निकाला गया अनुमान है जिसे आबादी के अनुपात में बढ़ाया गया। दूसरा, चेतावनी गायब। जिन सोर्सेज में यह आंकड़ा छपा उसके नीचे खुद लिखा है कि गरीबी अस्थायी हो सकती है, वो चेतावनी आपके वीडियो में नहीं दिखाई दी। तीसरा, आधा सच। रुपए 4 लाख करोड़ वाला OOPE आंकड़ा सही है और 43.4% ही आज तक का आखिरी सरकारी सच है। इसके बाद कोई नई राष्ट्रीय रिपोर्ट नहीं आई, पर दशक का सबसे खतरनाक ट्रेंड कहना आधा सच है। पूरा सच यह भी है कि यही दशक बोझ को 64% से 39% तक उतार लाने की सबसे बड़ी कामयाबी का दशक था।
दोनों बातें एक साथ बोली जानी चाहिए थी। चौथा, सिर्फ सरकारी स्कीम के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि इलाज से गरीब करने में सबसे बड़ा हाथ ओपीडी यानी बाहर के इलाज और दवाओं का है। सरकारी स्कीम ओपीडी को कवर नहीं करती है। आपका अपना तर्क खुद से टकराया। आपने कहा 70% गरीब सिर्फ दवा और ओपीडी से आती है। आपने सरकारी योजना की आलोचना की कि वो ओपीडी कवर नहीं करती, और अंत में जो बीमा सुझाया गया वो भी सिर्फ भर्ती होने पर काम करता है, रोज की दवा की पर्ची पर नहीं। 3 तथ्य एक ही वीडियो आपस में टकराते हुए। हम फैसला नहीं सुनाएंगे, दर्शक खुद समझदार है। आपने ठीक कहा कि सीसीआई की जांच में लॉक्ड इन पेशेंट्स यानी बंधे हुए मरीजों का जिक्र आया, और यह भी सच है कि जांच अधिकारी ने कमरे के किराए, जांच और दवाओं जैसी कई मदों पर गड़बड़ी के निष्कर्ष दिए थे। और सीसीआई का अंतिम आदेश यह नहीं कहता कि सबूत काफी नहीं थे, इसलिए मामला बंद हुआ। आदेश का मूल तर्क कुछ और था, यह कि हर अस्पताल को अलग बाजार नहीं माना जा सकता, और अधिकतम खुदरा मूल्य पर सामान बेचना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, इसलिए वर्चस्व के दुरुपयोग की धारा सिद्ध नहीं हुई। सबूत काफी नहीं थे और अलग कानूनी सिद्धांत लागू होता है, ये 2 अलग अलग बातें हैं, और सही बात दूसरी है। आपने इंग्लैंड के उस ड्राइवर की बात बहुत सुंदर ढंग से रखी जो कहता है कि बोले भैया यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य कमाल का है, मतलब आप जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जो अस्पताल है सरकारी, मैं भी वहां जाता हूं, वहां पे करोड़पति उद्योगपति का लड़का भी जाता है। बात में सच्चाई है, बराबरी है, वहाँ सचमुच है, पर उस बराबरी की एक कीमत भी है जो इंतजार की मुद्रा में चुकाई जाती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा का अपना संवैधानिक वायदा है कि 92% मरीजों का इलाज 18 वीक्स के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए, और यह वायदा आखिरी बार सितंबर 2015 में पूरा हुआ था। आज वहाँ की राष्ट्रीय प्रतीक्षा सूची में 70 लाख रुपए से ऊपर मामले दर्ज है, जो लगभग 60 लाख मरीजों के बराबर है, और मार्च 2026 में सिर्फ 65% मरीजों को ही उस 18 हफ्ते की सीमा के भीतर इलाज मिल सका। तो वहाँ कतार में बराबरी है, ये सच है, पर वह कतार बहुत लंबी है, और वह लंबाई भी अपने आप में एक बड़ा दर्द है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। भारत में एक जटिल बाईपास सर्जरी की लागत अमेरिका या यूके के मुकाबले बेहद कम है, और यहाँ किसी मरीज को महीनों लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना भी नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि वर्ष 2024 में 6,44,000 और 2023 के अंदर 6,59,000 विदेशी नागरिक अपने देशों का इलाज छोड़कर केवल चिकित्सा के लिए भारत आए। हमारा सीधा सवाल यह है कि 6 लाख से ज़्यादा विदेशी नागरिक जो फ्लाइट पकड़कर भारत आते हैं, वे किन अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं? क्या वे उन्हीं सरकारी अस्पतालों में जाते हैं जहां आपके ही बताए अनुसार अस्पताल की हालत, बेड्स की हालत खस्ता है, चूहे घूमते रहते हैं? या वे उन्हीं भारतीय निजी अस्पतालों में जाते हैं जिन्हें आपने अपने पूरे वीडियो में एक डकैत का नाम दिया? जी हाँ, वही निजी अस्पताल। आयुष्मान भारत के तहत एम्पैनल 36,229 अस्पतालों में से 16,746 अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के हैं, यानी इस देश के सबसे गरीब नागरिकों को मुफ्त इलाज देने वाले विशाल नेटवर्क का लगभग आधा हिस्सा वही निजी अस्पताल है। शुभांकर जी, ये दोनों बातें एक साथ कभी सच नहीं हो सकती। या तो वे पूरे देश को लूट रहे हैं, या फिर देश के सबसे गरीब तबके की सांसें बचा रहे हैं। और मेडिकल की महंगाई बाप रे 12% रफ्तार से बढ़ी है, बाकी सब तो कम बढ़ी है। ये पेट्रोल टमाटर हम लोग रोते हैं, ये 4% बढ़ी। 4% महंगाई दर सरकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से आती है। 12% का आंकड़ा बीमा उद्योग की अपनी क्लेम कोस्ट सर्वे से आता है। एक्चुरियल फर्म मिलीमैन की रिपोर्ट जो अप्रैल 2026 में द एक्चुअरी इंडिया पत्रिका में छपी, भारत का मेडिकल ट्रेंड 2024 में 12% और 2025 के लिए 13% अनुमानित दर्ज करती है। यह 2 अलग अलग तराजू है। एक बाजार में रोजमर्रा की चीजों की कीमत नापता है, दूसरा बीमा कंपनी के अपने दावों की बढ़ती लागत। इन दोनों को एक ही सांस में तोलना 2 अलग अलग भाषाओं की कविताओं का तुक मिलाने जैसा है। सुनने में सुंदर लगता है पर मेल नहीं खाता। आपने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले हमारे पेट में गैस हुई थी, हम गए, अब गैस में उन्होंने हमको बिस्तर पे लिटा दिया, बिस्तर पे लिटाया, उसके बाद 2 बोतल लगा दी, आधा घंटा चूं चां चौं करती रही। गैस में उन्होंने हमारे लिए लगभग 3-4 हजार रुपए का बिल बना दिया था। 4,000 रुपए का बिल सुनकर मन भारी हुआ, यह स्वाभाविक है, पर पेट के ऊपरी हिस्से का दर्द, चाहे वह गैस जैसा ही महसूस हो, कभी कभी मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी जानलेवा स्थिति का पहला पर्दा भी होता है, यानी कि हार्ट अटैक। खासकर उन मरीजों में जिन्हें डायबिटीज हो और सीने में दर्द बिल्कुल ना उभरे। बिना केस शीट देखे, बिना ये जाने कि उस रात कौन सी जांच जरूरी समझी गई थी, यह फैसला सुना देना कि वह निगरानी फिजूल थी, थोड़ी जल्दीबाजी होगी।
जो सावधानी एक रात इंसान को सुरक्षित घर पहुंचाती है वह हमेशा लूट नहीं होती, कभी कभी वही चुपचाप खड़ी ढाल होती है। और सोचिए अगर उस रात डॉक्टर ने आपकी बात मानकर ईसीजी ना किया होता, आपको इनो पिलाकर घर भेज दिया होता और वह मामूली सी गैस वास्तव में कोई गंभीर हार्ट अटैक निकलती तो क्या होता। शुभंकर जी ने कहा कि आप इस पर्ची को बाहर किसी दुकान पर ले नहीं जा सकते क्योंकि अस्पताल से खरीदना है या उनके मेडिकल हॉस्पिटल से। अब आप सोचिए कि मैं बाहर से दवा ले आऊं तो ये पेपर साइन करवाते हैं कि मरीज को बाहर की दवा दी जा रही है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं। यह पूरे वीडियो का सबसे भारी आरोप था। शुभंकर जी, हमारा सीधा और स्पष्ट सवाल है कि यह दावा किस आधिकारिक दस्तावेज से निकल कर आया, किस रिपोर्ट से और किस क्लिनिकल जांच से, किस दस्तावेज के किस पेज या पैराग्राफ से। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि दवा की कीमत डॉक्टर तय ही नहीं करता, न अस्पताल तय करता है। कीमत तय करने की पूरी शक्ति सरकार और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच बटी है, डॉक्टर की मेज तक कभी पहुंचती ही नहीं। NPPA रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन भारत की सिर्फ उन दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है जो NLEM की सूची में है, यानी बाजार का करीब 15% हिस्सा। बाकी 85% यानी लगभग हर वो ब्रांड जो दवा की दुकान पर दिखता है उसकी कीमत सीधे फार्मा कंपनी तय करती है। सरकार सिर्फ इतना कह सकती है कि साल में 10% से ज्यादा ना बढ़ाए। भारत के बाजार में बिकने वाले ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस की कुल संख्या 60,000 से भी ज्यादा है। एक ही सॉल्ट के 20 ब्रांड 20 अलग अलग कीमतों पर, सब पूरी तरह कानूनी। कीमत का पूरा ढांचा पहले से ही कंपनी बना चुकी होती है, डॉक्टर सिर्फ उस ढांचे के भीतर एक चुनाव करता है। असली जिम्मेदारी उस नियामक ढांचे की है जो 85% दवाओं को खुले बाजार में छोड़ देता है, और उस उद्योग की है जो उस खुलेपन को बनाए रखने के लिए लगातार लॉबी करता है। डॉक्टर उस व्यवस्था का हिस्सा जरूर है पर उसका निर्माता नहीं। आपने अपने वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और विचारणीय अवधारणा समझाई, इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी जनता के भीतर डर का कृत्रिम माहौल पैदा करके उनकी पसंद को अपनी व्यावसायिक दिशा में मोड़ देना। हम आज बिना कोई निजी टिप्पणी किए आपके ही वीडियो से निकले 3 निष्पक्ष तथ्य देश के सामने रख रहे हैं। तथ्य 1, आपने कहा कि इलाज के खर्च से गरीब होने वाले 70% लोग केवल दवाओं के बोझ से गरीब होते हैं, यानी सबसे बड़ा वित्तीय प्रहार ओपीडी केयर में पड़ता है। तथ्य 2, आपने सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की आलोचना इन शब्दों में की कि सरकारी इंश्योरेंस ओपीडी को कवर नहीं करता, यानी वह उस दरवाजे पर ताला लगाता है जहां से असली चोर दाखिल होता है। तथ्य नंबर 3, और उसी वीडियो के अंत में दर्शकों से जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया गया वह कमर्शियल इंश्योरेंस भी ओपीडी को कवर नहीं करता, वह भी केवल अस्पताल में भर्ती होने पर काम करता है, रोज की दवाओं की पर्ची पर नहीं। ये 3 तथ्य एक ही वीडियो के भीतर महज कुछ मिनटों के अंतराल पर दर्ज है। जिस बुनियादी कमी के लिए आपने सरकारी योजनाओं को कटघरे में खड़ा किया, बिल्कुल वही कमी उस कमर्शियल प्रोडक्ट में भी मौजूद थी जिसे आपके लिंक से बेचा जा रहा था। अरे शुभंकर जी, जिस प्राइवेट अस्पताल को आपने 20 मिनट तक डकैत और कटोरा थामने वाला कहा, उसी प्राइवेट अस्पताल में भेजने का टिकट आप अपनी एफिलिएट या स्पॉन्सर लिंक से बेच रहे हैं। जो आरोप आपने हेल्थ सिस्टम पर लगाया, इल्यूजन ऑफ चॉइस, वही तकनीक आपने खुद अपने दर्शकों पर इस्तेमाल की। डर का माहौल बनाओ, जनता को पैनिक में डालो और अपना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बेचकर कमीशन कमाओ। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर दर्शकों को स्वयं विचार करना चाहिए। हम इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे। देश का दर्शक बेहद समझदार है, वह सच और स्पॉन्सरशिप के बीच का अंतर स्वयं समझ जाएगा। पूरे वीडियो में शुभंकर जी कहते हैं कि उनका सामना असल डकैत यानी कि प्राइवेट अस्पताल से नहीं होता। उनका एक बिलिंग का प्रोसेस है, उनको इतना बिल निकालना है महीने में। वो चाहते हैं आप आते रहें, आप उनके लिए कस्टमर हैं, मरीज नहीं है। प्राइवेट अस्पताल की नजर पड़ी तो तिजोरी छोड़िए, वो हाथ में कटोरा भी नहीं छोड़ते। जरा सोचें अपमानजनक और भड़काऊ शब्दों का वजन। भारत में करीब 43,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं। लाखों डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन इनमें रोज काम करते हैं। वे लोग जिन्होंने कोविड महामारी में अपना जान जोखिम में डालकर लाखों मरीजों का इलाज किया। इन सबको एक झटके में डकैत, कटोरा थमाने वाला और लूटने वाला कह देना यह कोई तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं है, ये एक चौंकाने वाला ओवर जनरलाइजेशन है। आज देश में आधे से अधिक मेडिकल सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की है जिनकी फीस करोड़ों में है। हमारे देश में आधे से अधिक डॉक्टर्स को अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, जिसके लिए वे और उनके परिवार बैंकों से भारी ब्याज पर लोन लेते हैं। यदि ये युवा डॉक्टर्स केवल मुफ्त समाज सेवा करेंगे तो उनके करोड़ों के लोन कौन चुकाएगा?
प्राइवेट अस्पतालों को लुटेरा बोलने वाले प्रबुद्ध पत्रकारों और यूट्यूबर्स से हमारा निवेदन है कि वे जरा सरकार से भी तो सवाल पूछे। वर्ष 2021 में जब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने स्वयं ये गाइडलाइन जारी की थी कि प्राइवेट कॉलेजों की 50% सीटों पर फीस सरकारी कॉलेजों जैसी होगी, तो ये नियम आज तक धरातल पर पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुआ? इस नीतिगत विफलता पर सवाल उठाने के बजाय केवल डॉक्टर्स का चरित्र हनन करना कहाँ की समझदारी है? आज हम उस असली बीमारी पर बात करना चाहते हैं जिसने देश में डॉक्टर्स और मरीज के पवित्र रिश्ते को खोखला कर दिया है, और वह बीमारी है टीआरपी और व्यूज़ की भूख में की जाने वाली सनसनीखेज पत्रकारिता। मीडिया के हर रूप में एक पैटर्न बन चुका है। किसी मरीज की कुदरती या क्लिनिकल बेबसी से मौत हुई नहीं कि बिना किसी मेडिकल बोर्ड की जांच के केवल हेडलाइंस चमकाने के लिए डॉक्टर्स और अस्पतालों को कसाई और लुटेरा घोषित कर दिया जाता है। हम वो लोग हैं जो अपनी नींद और खुशियों को दरकिनार करके घंटों आईसीयू में खड़े रहते हैं। जब सांसें लौटती है तो श्रेय ईश्वर को जाता है, लेकिन जब कुदरत का फैसला हाथ से बाहर होता है तब एक भड़काऊ हेडलाइन या थंबनेल के लिए पूरी मेडिकल बिरादरी का चरित्र हनन कर दिया जाता है। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझिए। अब हम चुपचाप नहीं रहेंगे। अब हम हर गलत आंकड़े और भ्रामक दावों को तथ्यों के साथ बेनकाब करेंगे। इसलिए आज हम सरकार, संसद और न्यायपालिका से यह पुरजोर मांग करते हैं कि हेल्थ केयर के खिलाफ भ्रामक और सनसनीखेज मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। जब तक कोई अधिकृत मेडिकल बोर्ड जांच करके साक्ष्य न दे दे, तब तक किसी को भी बिना तथ्यों के किसी डॉक्टर या अस्पताल को बदनाम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शुभांकर जी मिश्रा और उनके जैसे तमाम पत्रकारों को हमारा स्पष्ट संदेश है, जो आंकड़े आपने दिखाए उनका पूरा सोर्स और संदर्भ सार्वजनिक कीजिए। भारतीय डॉक्टर्स अब मूक दर्शक नहीं रहेगा। अब हर गलत आंकड़े का जवाब तथ्यों से मिलेगा। रात के 2 बजे जब आपके किसी आत्मीय की सांस अटकती है तो उस क्रिटिकल रूम में कोई एंकर खड़ा नहीं होता, कोई यूट्यूबर या स्पॉन्सर नहीं आता। वहाँ केवल एक थका हुआ एक इंसान खड़ा होता है जिस पर अपनी पढ़ाई के लाखों का कर्ज है, जो लगातार 14 घंटे की ड्यूटी के बाद भी अपने फर्ज के लिए संघर्ष कर रहा है। उस इंसान को आपके तीखे सवालों से कोई आपत्ति नहीं है शुभांकर जी, बस शर्त इतनी है कि आपके संगीन आरोपों के पीछे मजबूत सबूत भी होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।